Good morning, students. I, your Sony sir, welcome back in this online class of English subject. I hope that you are looking so excited because at this time you all are learning at your home. According me, it is a good way. No mention. Today we are going to start a new topic of grammar. That's name is sentence. तो let's start. Look this side. Sentence. आज का अपना जो विषय है ग्रामर का वो है सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कितने काइंड्स होते हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज ए सेंटेंस? वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर दैट व्हाट इज सेंटेंस. यू टेल मी अबाउट इट्स डेफिनेशन. सेंटेंस किसे कहते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सेंटेंस किसे कहा जाता है. आराम से बताइए, फिर मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ. तो लिसन, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज the group of words, is the group of words that makes a complete and meaningful sense. What I wrote here, मैंने यहाँ क्या लिखा कि sentence is the group of words, the group of words, शब्दों का समूह है. क्या होता है? शब्दों का समूह है. that makes a complete एंड मीनिंगफुल सेंस. कह सकता हूँ कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. वाक्य किसे कहते हैं बेटा? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. बात समझ में आई? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के बारे में मैंने बताया कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस. सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है. आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल हेयर एंड यू टेल मी दैट एग्जाम्पल इज करेक्ट. टेल मी नाउ. एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा कि इज एन इंटेलिजेंट बॉय राम. इज दिस एग्जाम्पल इज करेक्ट? क्या ये एग्जाम्पल सही है? नहीं है. तो क्यों नहीं है मुझे बताइए. ये सही नहीं है क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ. आपको इसके लिए एक चीज चाहिए, एक आपको सूत्र चाहिए. वो सूत्र आपका है स्वोका. क्या है बेटा? स्वोका. स्वोका का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी मीन कॉम्प्लीमेंट, ए मीन इज एडवर्ब. आपको इस सूत्र की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से आपको क्या करना है? इसको कंप्लीट कर लेना है. यानी इस फॉर्मूला की सहायता से आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट सीक्वेंस में और आपको एकदम कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस में आपको लिख देना है. तो कैसे लिखोगे? आपको क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? राम. अभी चर्चा करेंगे सब्जेक्ट क्या है, अभी बात करेंगे. राम. अब क्या चाहिए आपको? वर्ब. वर्ब देखो इसमें क्या है? इज. क्या लिख दिया? इज. और आपके अदर वर्ड्स में क्या है? एन इंटेलिजेंट बॉय. क्या बन गया अपना? राम एक होशियार लड़का है. आप मेरे को कहोगे कि सर अपने को एन इंटेलिजेंट बॉय के बाद भी लगा सकते थे. नहीं बेटा, ये एडजेक्टिव है. ये क्या है? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं. जैसे मान लो किसी का नाम, मैं ऐसे समझा देता हूँ एडजेक्टिव क्या होता है. जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले जो शब्द लग जाता है ना, वो एडजेक्टिव होता है. जैसे मान लो मैंने कहा, एक व्यक्ति का नाम लिया राम. क्या लिया? राम. अब राम के आगे मैं कुछ शब्द जोड़ रहा हूँ. जैसे मैंने लिखा मारकर राम.
अच्छा लगा? बोर्ड राम अच्छा लगा? नहीं ना, क्या जोड़ा? लंबा राम, छोटा राम, पतला राम, मोटा राम, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए होंगे? इस चीज को दिमाग में बैठा लेना कि एक व्यक्ति के नाम से पहले कोई शब्द लग जाता है वह एडजेक्टिव होता है, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए। तो क्या कहा मैंने कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब चर्चा यह आती है कि एक वाक्य में कितने भाग होते हैं। मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं कि एक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। एक वाक्य में भी दो भाग होते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी दो भाग हैं। वो दो भाग कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुना कि देयर आर 2 पार्ट्स इन ए सेंटेंस, यानी एक वाक्य में दो भाग होते हैं। There are 2 parts. There are 2 parts in a sentence. एक वाक्य में कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन से? ध्यान से देखना। सब्जेक्ट एंड सेकंड क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक वाक्य में दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अभी चर्चा करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। देखो जरा, सब्जेक्ट, पहली चीज है सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी मैं कह सकता हूं कि सब्जेक्ट इज ए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच इज सेड समथिंग इन ए सेंटेंस। कि सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको लिखा यहां पे कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच इज सेड समथिंग इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उस शब्द या शब्दों के समूह को कर्ता कहते हैं। कर्ता एक शब्द भी हो सकता है, शब्दों का समूह भी हो सकता है। एक कर्ता भी हो सकता है, दो कर्ता भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट कौन खेलता है? मैं। आई, मैं क्या हूँ बेटा यहाँ पे? सब्जेक्ट। मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि राम एंड सुनीता गो टू टेम्पल डेली। राम और सुनीता रोज मंदिर जाते हैं। यहाँ पे देखो राम एंड सुनीता, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अभी बात की थी वर्ड्स, अभी बात की थी वर्ड की, अब बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। कि कहने का मतलब क्या है कि कर्ता एक वाक्य मात्र शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है, इसलिए अपन लोग काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। बात समझ में आई आपके? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब दूसरी बात आती है इसमें प्रेडिकेट की। किसकी बात आती है? प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। यानी मैं ये कह दूं कि प्रेडिकेट इज ए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स which say या says about subject in a sentence। प्रेडिकेट क्या है?
प्रेडिकेट इज ए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड विच से अबाउट सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में कर्ता के बारे में बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। बात समझना, ध्यान से देखना। कर्ता काम को करने वाला कर्ता होता है। प्रेडिकेट कर्ता जो काम करता है वो प्रेडिकेट होता है। मैंने दो उदाहरण यहाँ पे लिख रखे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे कर्ता कौन? आई, और यहाँ पे कौन? राम एंड सुनीता। तो इस वाक्य में प्ले क्रिकेट और गो टू टेम्पल डेली, ये क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। अब आप कहोगे सर हमें प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ कि प्रेडिकेट कहाँ, क्या कुछ किस स्थिति में मिलता है, सब्जेक्ट कहाँ मिलता है। अभी चर्चा करते हैं। तो एक वाक्य में दो भाग होते हैं, कर्ता और विधेय। बात समझ में आ गई? एक वाक्य में दो भाग होते हैं, कर्ता और विधेय। जैसे आपका कर्ता है, यानी कहने का मतलब एक सेंटेंस है, वो तो आपकी ये मान के चल लो कि किसी कंपनी का नाम है और उस कंपनी की अलग अलग ब्रांच है, वो अलग अलग ब्रांच हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। समझ गए मेरी बात? अब अपन विस्तार से चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट अपने को कहाँ मिलता है, प्रेडिकेट कहाँ मिलता है। तो जरा इधर देखिए। पहली बात, यानी कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपन अध्ययन कर रहे हैं कि देखो कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें देयर होता है। याद रख के चलना, कई वाक्य ऐसे होते हैं उनमें देयर होता है। तो बेटा देयर वाले वाक्यों में क्रिया के बाद में कर्ता होता है। समझ रहे हो ना? याद रखना कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देयर आर 50 टीचर्स इन माई स्कूल, कि देयर आर 50 टीचर्स इन माई स्कूल। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देयर आर, मैंने क्या बोला कि देयर आर, देयर वाले वाक्यों में क्रिया के बाद जो होता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। क्रिया के बाद वाला शब्द क्या होता है? कर्ता। यहाँ देयर और इसके बाद में क्या है? आर, आर के बाद क्या है? 50 टीचर्स, ये क्या हो गया आपके? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। समझ गए मेरी बात? आई समझ में? दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या होती है कि कुछ सब्जेक्ट में, यानी कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में केवल आपको क्या मिलती है? सिंगल वर्ब मिलती है। क्या मिलती है? सिंगल वर्ब मिलती है। उस वर्ब को अपन लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और उस फाइनाइट वर्ब को अपन लोग क्या कह सकते हैं? प्रेडिकेट वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेडिकेट वर्ब भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे ही प्लेज, ही प्लेज, ही प्लेज। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ही सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है। इस प्लेज को अपन लोग कैसी वर्ब कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब आप कहोगे सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो मैं समझा देता हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ड, फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ड कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर एंड पर्सन, जो कर्ता, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इसको अपन लोग कैसी वर्ब भी कह सकते हैं? प्रेडिकेट वर्ब भी कह सकते हैं। बात समझ में आई कि कुछ वाक्यों में कर्ता के साथ एक सिंगल क्रिया होती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं और उसे प्रेडिकेट वर्ब भी कहा जा सकता है। फिर बात आती है कि बेटा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उन इंपेरेटिव सेंटेंस में अंडरस्टूड कर्ता होता है। आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में कर्ता क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? अप्रकट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कर्ता अप्रकट होता है, पता ही नहीं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। आप कहोगे सर कैसे बताओ? तो देखो जरा, जैसे मैंने लिखा गो, कम है, दिख रहा आपको यहाँ पे
मैंने क्या लिखा है कि गो एंड कम हेयर। आपको देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया गो, जाओ। कौन जाओ? पता है क्या आपको? नहीं पता ना। आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, यू गो। यहाँ पे यू क्या है? यानी अंडरस्टूड सब्जेक्ट। यू क्या आपका? अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। इसमें लिखा मैंने कम हेयर। क्या लिखा? कम हेयर। यहाँ आओ। कौन आओ? यू कम हेयर, यू कम हेयर। यहाँ पे भी यू क्या है? अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। दिख रहा है आपको अच्छे से? मैंने यहाँ पे लिखा गो और बाद में मैंने आपको लिखा कम हेयर, यानी यहाँ पे आओ और जाओ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में अप्रकटकर्ता होते हैं। आगे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखो। यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे चर्चा करें, आपको कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे चर्चा करें कि ही गेव मी ए पेन। अब आप कहोगे सर इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, पता है कौन कौन से हैं? बिल्कुल, मी एंड ए पेन, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मी यानी याद रख के चलना, यदि किसी पर्सन से संबंधित कोई ऑब्जेक्ट होता है वो तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कोई थिंग होती है, कोई भी थिंग होती है वो आपकी होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या आप किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उस वाक्य में आपको पता नहीं इसमें डायरेक्ट कौन सा है इनडायरेक्ट कौन सा है, तो एक और तरीका बताता हूँ। आप उस वाक्य में क्या से प्रश्न करना, क्या से प्रश्न करोगे तो आपके पास आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको से प्रश्न करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको सर ये भी समझ में नहीं आया, तो आप ये काम करना, उस वाक्य में जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है वो तो होता है इनडायरेक्ट, और जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? छोटे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट और बड़े ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वह वाक्य के शुरू में होता है, कई में वाक्य के बीच में होता है, कई में वाक्य के लास्ट में होता है। तो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट शुरू में, बीच में, लास्ट में दिया हुआ रहता है। सब्जेक्ट कहीं पर भी मिल सकता है, आपको उसको फाइंड आउट करना होता है। जैसे हैड ही बीन punished for his offense। अब इसमें देखो कर्ता क्या है? ही। ये वाक्य की क्या है? वाक्य की क्या है? भाई शुरू में नहीं है कि थोड़ा सा बीच में है। जैसे कि आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द enemy at last surrendered। अब आप कहोगे देखो आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द एनिमी हैड लास्ट सरेंडर्ड। अब इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में यानी कर्ता कहाँ दिया हुआ है? इस वाक्य में कर्ता दिया हुआ है, देखो ये रहा बीच में दिया हुआ है। इस वाक्य में कहाँ दिया हुआ है? बीच में। कहने का मतलब है किसी भी वाक्य में आप हु से प्रश्न कर लिया करो, हु से प्रश्न करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? कर्ता आ जाएगा। भाई सरेंडर किसने कर दिया? एनिमी ने कर दिया, तो एनिमी क्या हो गया? आपके कर्ता। तो ये बात समझ में आई कि कर्ता कहाँ मिलता है, प्रेडिकेट वर्ब क्या होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे होते हैं। क्योंकि अपन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर रहे थे, इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको बताया एक वाक्य में दो भाग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक वाक्य को कितने आधार में बांटा जाता है, तो ध्यान से देखना एक मिनट। एक वाक्य का वर्गीकरण है वो दो आधार पे किया जाता है। एक वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जाता है? दो। कौन कौन से? एक किया जाता है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बेसिस ऑफ मीनिंग। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बेसिस ऑफ मीनिंग।
बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे, इसका मतलब होता है संरचना के आधार पे। क्या होता है? संरचना के आधार पर। और इसका मतलब होता है अर्थ के आधार पर। संरचना के आधार पर वाक्य होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, वैसे इसमें 4 पार्ट्स ही होते हैं लेकिन ऑप्टेटिव भी अपन इसमें शामिल कर रहे हैं। ओके, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मैंने आपको बताया कि एक वाक्य में 2 भाग होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। संरचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। साधारण, संयुक्त, मिश्र और संयुक्त मिश्र वाक्य। और बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर वाक्य होते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यानी घोषणात्मक वाक्य जिसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं आज्ञार्थक, इसे कहते हैं कामनार्थक और इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। अब अपन चर्चा करेंगे कि बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य को 4 भागों में विभाजित किया गया। इसके 4 पार्ट्स हैं, वो किस किस प्रकार के हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनको अपन लोग किस प्रकार से क्लियर करेंगे ये। और दूसरी बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर मैंने यहाँ 5 पार्ट्स लिख रखे हैं, इनके बारे में अपन लोग सार से अध्ययन है वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।